Hello everyone, this is Ritika, and today in this video we are going to understand our chapter Agriculture, chapter number 4 of your Geography class 10th. This is really very important chapter और साथ ही में ये chapter बहुत ज़्यादा easy भी है because आप ये earlier classes में भी पढ़ते आए हैं. So let's get started. So first of all, let's understand what is agriculture. The art and science of cultivating soil, raising crops and rearing livestock is called agriculture. एग्रीकल्चर एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी साइंस है कल्टिवेटिंग करने का, कल्टिवेशन होता है, रेजिंग क्रॉप्स उगाने का, फसल उगाने का, रेयरिंग लाइवस्टॉक्स को रेयर करने का, एनिमल हस्बेंड्री करने का. दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर नोन एज एग्रीकल्चर. आफ्टर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फार्मिंग है जो, एग्रीकल्चर है जो, उसके टाइप्स क्या हैं. Over years, cultivation methods in India have changed significantly, depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial farming. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. तो वो कौन से farming systems हैं? First of all, it is primitive subsistence farming. क्या? Primitive subsistence farming. Intensive subsistence farming, commercial farming. Did you know agriculture is the largest livelihood provider in rural India? अब हम जितने भी अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखे, प्रिमिटिव देखा हमने, इंटेंसिव देखा एंड कमर्शियल देखा, इन तीनों के बारे में अब हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं. सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू प्लेसेस. अभी भी ये कुछ प्लेसेस इन इंडिया, मतलब कुछ जगहों में इंडिया की अभी भी ये प्रैक्टिस की जाती है. इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाओ एंड डिगिंग स्टिक्स. तो ये स्मॉल पैचेस में प्रैक्टिस होती है विद द हेल्प ऑफ सम प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. ये इस तरह की फार्मिंग्स मानसून पे डिपेंड करती हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबली ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं इस टाइप की फार्मिंग. तो इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. इस टाइप की फार्मिंग्स कहाँ पे प्रैक्टिस होती हैं? जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है और लैंड में एक प्रेशर होता है हाई पॉपुलेशन का. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. तो यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स होते हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स का हाई डोज यूज़ किया जाता है, इरिगेशन होता है. ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमें हायर प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomically, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on the agricultural land. जो ये agricultural land होता है intensive subsistence farming का, उसमें एक बहुत ज़्यादा pressure होता है, enormous pressure होता है. Did you know 12% of world's farmland is in India? मतलब 12% वर्ल्ड का फार्म लैंड है वो इंडिया में है, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है. इट्स रियली डन इन अ वेरी लार्ज स्केल. आफ्टर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल इज़ समथिंग जो हमको बेचने के पर्पज़ से करना है. सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स. HYV क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are used in order to obtain higher productivity. तो ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डोज में HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्केल में इसको किया जाता है, लार्ज स्केल में, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस चीज़ में.
द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ कमर्शियल क्रॉप ऑन पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा की राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। बट इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में चावल उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता इन कंपैरिजन टू ओडिशा। ओडिशा में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वहाँ की एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, बट वहीं पंजाब एंड हरियाणा की एक कमर्शियल क्रॉप है। नाउ अभी हमने पढ़ा कितने टाइप्स के फार्मिंग होती है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न हम समझेंगे कि क्या होता है। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। क्रॉपिंग सीजन्स मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है राबी, खरीफ, ज़ैद। तो इन सब को, इन तीनों को हम एक बार अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। राबी क्रॉप्स को समझते हैं। सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो सोन मतलब हम इसको कब लगाते हैं? विंटर में, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। हार्वेस्ट कब करते हैं? मतलब इनको फसलों को जब हम काटते हैं तो वो हार्वेस्टिंग कब होती है? समर में, अप्रैल टू जून में। मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक तो हम इसको लगाते हैं और इट इज़ सोन, बट फ्रॉम अप्रैल टू जून इट इज़ हार्वेस्टेड। Important crops are wheat, barley, peas, gram and mustard। अभी क्रॉप्स का अगर एग्जाम्पल आए तो हम क्या बोलेंगे? wheat बोलेंगे, barley, peas, gram and mustard। फिर states such as पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी आर मेन राबी क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। मेनली वीट प्रोड्यूस करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, वेस्टर्न यूपी में। ये क्या है? मेन प्रोड्यूसर्स हैं किस चीज़ के? राबी क्रॉप के। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स के सक्सेस के लिए हेल्प करती है, अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होती हैं। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप्स। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस हुआ है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है राबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। सो ये हमने समझ लिया अपने राबी क्रॉप्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now let's understand about the kharif crops. So they are sown in onset of monsoon in different parts of the country and harvested in September, October. तो ये onset मतलब ये सोन कब होती हैं? मानसून में। अब मानसून कब आता है? जून, जुलाई, तो इसमें ये क्या होती हैं? सोन होती हैं। एंड हार्वेस्ट कब होती हैं? इनकी कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर में, विंटर्स के थोड़ा पहले। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तुअर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो इम्पॉर्टेंट जितनी भी पल्सेस, लेंटिल्स होती हैं वो खरीफ क्रॉप होती हैं। मेज़, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन, दीज आर दी खरीफ क्रॉप्स। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, ठीक है। तो राइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप है राइस भी। तो इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं जहाँ पे चावल बहुत मात्रा में उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, particularly the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा की जो पैडी है वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है। In states like Assam, West Bengal and Orissa, 3 crops of paddy are grown in a year: Oats, Aman and Boro. Let's understand about the Zaid crop. Zaid season is a short season. Zaid जो season होता है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सीज़न होता है बिटवीन राबी एंड खरीफ। राबी एंड खरीफ के बीच वाला सीज़न होता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स वाला, ठीक है। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ये ऑब्वियसली समर मंथ्स में होता है। तो समर मंथ्स में क्या मिलता है हमको खाने को? हमें वाटरमेलन्स खाने को मिलते हैं, वी कैन से मस्क मेलन्स खाने को मिलते हैं, क्यूकम्बर्स खाने को मिलते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइक वी कैन से द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं वो ज़्यादातर ज़ैद सीज़न में ज़ैद क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है। नाउ मिलेट्स। अब हम कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो ये कुछ फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है।
Millets मतलब ज्वार, बाजरा and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have high nutritional value. Ragi is rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. It is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow soils. ठीक है, तो ये ड्राई रीजन्स में उगाई जाती है. एंड ग्रोज वेल ऑन मतलब ज़्यादातर ये अच्छी तरीके से कहाँ पे ग्रो होती है? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो सॉइल्स में. कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय तमिलनाडु. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है. So this is ragi and this is jowar. So let's now understand about the rubber. So rubber is not a food crop. It is a non-food crop. It is an equatorial crop, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. वैसे तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी उग जाती है. रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. एक अच्छा सा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, विद रेनफॉल के साथ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल. ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल है. देखिए यहाँ पे स्लीपर्स भी बनाई जाती हैं इससे. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार. तो ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होता है? केरला में ग्रो होता है, तमिलनाडु में ग्रो होता है रबड़, एंड कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में. इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स. नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर में आता है. नाउ टी इज़ अ फूड क्रॉप अगेन. ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप. ये एक प्लांटेशन क्रॉप है ट्री बिकॉज आपको पता है कि इसका प्लांटेशन होता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में. ठीक है, असम में आपने देखा होगा. इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इसको. ये एक बेवरेज क्रॉप है, एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है बिकॉज आज के टाइम पे चाय मोस्टली सभी मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते हैं टी को. एंड टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. टी प्लांट जो है वो अच्छे से किस में ग्रो होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में. विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल. एक फर्टाइल, एक डीप और एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में जिसमें ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए. टी बुशेस रिक्वायर वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. उनको टी बुशेस को पूरे साल एक वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए. टी रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर्स. मतलब टी को क्या चाहिए? अबंडेंट मतलब बहुत सारे लेबर्स, चीप मतलब सस्ते में, और स्किल्ड लेबर्स चाहिए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉफ़ी. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी. इंडिया 4% वर्ल्ड कॉफ़ी को प्रोड्यूस करती है. इंडियन कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इंडियन कॉफ़ी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? उसकी गुड क्वालिटी की वजह से. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in India. This variety is of great demand in the world. ये जो अरेबिका वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट्स कल्टिवेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो इससे हमको क्या पता चला है कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ते हैं. ये स्लाइड थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, बट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पूरे वर्ल्ड में. इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स. मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों की ये प्रोड्यूसर है इंडिया. फिर fruits in great demand. The fruits are really in great demand. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. जो मैंगोज़ हैं महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और वेस्ट बंगाल के, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ग्रेट डिमांड में हैं, इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं. तो महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के एंड वेस्ट बंगाल के, इनमें से आप किसी दो का नाम याद कर सकते हो. मैंगोज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं. नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं. केरला के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के बनानास बहुत फेमस हैं. गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत फेमस हैं. पाइनएप्पल्स मेघालय के बहुत फेमस हैं. ग्रेप्स आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र के फेमस फ्रूट्स हैं.
एप्पल्स, pears, apricots and walnuts of जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस फ्रूट्स हैं विच आर एप्पल्स, pears, apricots and walnuts। फिर इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। इंडिया 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर किस चीज़ की है इंडिया? वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, बट मेनली कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो की बहुत ज़्यादा हाईली प्रोड्यूसर है इंडिया। डिड यू नो इंडिया अकाउंट्स टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन। नाउ फूड सिक्योरिटी, अभी हमने फूड के बारे में पढ़ा, हम थोड़ी सी फूड की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। गवर्नमेंट ने ये चीज़ को केयरफुली डिज़ाइन किया है और उन्होंने एक सिस्टम चलाया है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें सारे जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन सबको अवेलेबिलिटी होगी। किस चीज़ की? फूड की अवेलेबिलिटी होगी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करती है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज़ PDS। And PDS is a program which provides food, grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas। तो PDS है क्या? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड करता है? फूड एंड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, तो वो एक सब्सिडाइज्ड प्राइस में रूरल एरियाज़ को एंड अर्बन एरियाज़ को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सो यही है हमारा PDS। सो नेक्स्ट चीज़ ये हमारी बुक में दी हुई है, विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का कैसा इम्पैक्ट है? सो यहाँ पे दिया हुआ है दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन, it was there at the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, at the time too, Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. तो ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है। 19th सेंचुरीज़ में भी यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया जब आए थे तो वो क्या करते थे, इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज़ में वर्ल्ड की, और वो साउथ इंडिया के जो भी फार्मर्स थे उनको एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि और क्रॉप्स वो ग्रो करें। और आज भी इम्पॉर्टेंट आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाकी की अदर कंट्रीज़ में। फिर during the British period, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries। तो जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तो कॉटन बेल्ट्स, जो इंडिया के कॉटन बेल्ट्स थे, वो ब्रिटिश उस चीज़ को देख के बहुत अट्रैक्ट हो गए थे और अल्टीमेटली उन्होंने कॉटन को एक्सपोर्ट किया था ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के रूप में फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, वो कैसे फ्लरिश हुए थे? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, जो कहाँ से आया था? इंडिया से आया था। ये था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, जो एक नई बात नहीं है, ये 19th सेंचुरी से चलता आ रहा है और इसमें यही बताया गया है। So this brings us to the end of the video. I hope you understood the topics. Thank you so much for watching. Keep learning.